बात जब भी ओशो की हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि अपने आप में बात संपूर्ण है। जो भी ओशो को चाहने वाले हैं, जो भी उनकी बातों को सुनते हैं, अनुसरण करते हैं उनको समझ में आती है बात बहुत अच्छे से कि ओशो जब भी बोलते हैं तो परवाह किए बिना बोलते हैं, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए चले जाते हैं। उन्हें डर नहीं होता इस बात का कि सदियों से ये जो धर्म चल रहे हैं, इनमें जिस तरीके की बातें होती रही हैं, क्या मेरी बातें उनके साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो बस बोलते चले जाते हैं, धारा प्रवाह। और ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा तभी हो पाता है जब ज्ञान आपके अंदर होता है। और ये बात सिर्फ ओशो की नहीं है, ये बात तुम्हारी भी है। तुम खुद अपने आप को जरा झांक कर देखो। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, अच्छा सत्संग कर रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो सार ये है कि गुरु रूपी ज्ञान तुम्हारे अंदर आ रहा होता है। और ओशो जो कि इतने ज्यादा ज्ञानी थे, इनका गुरु कौन था? क्या लगता है कौन था इनका गुरु? लाओ त्से, जिनके बारे में इतनी ज्यादा बात करते हैं ओशो अपने प्रवचनों में? बुद्ध, जिनकी इतनी ज्यादा प्रशंसा वो करते हैं, एग्जाम्पल्स वो देते हैं? या महावीर? लाओ त्से, बुद्ध और महावीर, ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो लगातार जब भी आप ओशो को सुनते हैं तो ओशो इनके बारे में जरूर बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ओशो के गुरु कौन है? सोचिए सोचिए। चलिए, इस बारे में तो हम बात करेंगे, पर जल्दी से अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बात जरूर कहें, क्योंकि कुछ आप कहते हैं, कुछ हम कहते हैं, तभी बातचीत में मजा आता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी बातें हमसे कहते हैं, उनके कमेंट्स को हम अपने शोज में शामिल भी करते हैं। तो आप भी कुछ कहिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए, हम वापस आते हैं अपनी बात पर कि ओशो के गुरु कौन थे। क्या लाओ त्से थे? अच्छा चलो, लाओ त्से थे कौन, ये बताइए। आपको पता है? मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। लाओ त्से, या उनको लाओ त्जू भी कहते हैं, प्राचीन चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, जो कि ताओ ते चिंग नाम के मशहूर उपदेशक और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी जो विचारधाराएं हैं उस पर एक धर्म भी आधारित है, और उसको कहते हैं ताओ धर्म। कई लोग ताओवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके जन्म की, कि इनका जन्म कब हुआ, तो देखिए, इनके जन्म की सही तारीख ज्ञात कर पाना तो मुश्किल है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म आधुनिक हेनान प्रांत में 604 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जब इतनी महान शख्सियत है तो इनके बारे में और भी बातें पता होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम बातें पता है इनके बारे में। लाओ त्से के प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि वो कन्फ्यूशियस के समकालीन और झोउ राजवंश के राजनीतिक दर्शन के शिक्षक थे। अब कन्फ्यूशियस कौन थे, ये अपने आप में एक नया प्रश्न है ना? अब मैं ये अंदर शाखाएं नहीं निकाल रहा, इनके बारे में किसी और दिन बात कर लूंगा, पर आज क्योंकि लाओ त्से के बारे में काफी बातें होनी हैं, तो अभी इनके ऊपर ही हम स्टक रहते हैं। तो ये काफी विद्वान थे, दार्शनिक थे और दरबारी सलाहकार भी थे। और कहा जाता है कि उस समय के क्लासिक चीनी ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। 531 ईसा पूर्व में लाओ त्सु ने पश्चिम की यात्रा पर चीन छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रसिद्ध हान कू दर्रे पर रुके थे, जहां गार्ड ने उनसे अपनी शिक्षाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। और फिर आती है एक किताब, ताओ ते चिंग। इसमें इनके बहुत सारे विचार लिखे हुए हैं। यह है एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो इनके बारे में। वैसे आपने एक बात नोटिस की क्या, कि जितने भी महान लोग रहे हैं, है ना, अभी जिनका हमने जिक्र किया, चलो उनका ही ले लेते हैं, चाहे लाओ त्सु रहे हों, महावीर रहे हों, गौतम बुद्ध रहे हों, या फिर स्वयं ओशो रहे हों,
इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि यात्राएं बड़ी की हैं सभी ने। सब ने बहुत यात्राएं की हैं। और तुम कब गए थे लास्ट टाइम किसी यात्रा पर? बताओ बताओ, कब गए थे यात्रा पर? अब कह रहे होगे कि भाई टाइम नहीं मिलता, जिम्मेदारियां इतनी हैं। ठीक है भाई, मत करो, मेरे को क्या बता रहे हो, अपने आप को बोलो, क्योंकि जीवन तुम्हारा निकल रहा है। और एक दिन बिस्तर पे पड़े रह जाओगे और सोचोगे कि यार चले जाते तो अच्छा होता, कुछ अच्छी यादें बनती। चलो एक काम करो, मेरे कहने पर ना, किसी भी यात्रा पर तुम गए हो, अपने दोस्तों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ गए हो, ठीक है? मैं तो कह रहा हूं, यूं समझ लो कि जिसमें बहुत ज्यादा एंजॉय भी नहीं किया हो। कुछ यात्राएं ऐसी होती ना, यादगार हो जाती हैं, उनकी तो चलो मैं बात ही नहीं कर रहा। कुछ ऐसी यात्राएं ले लो जिनमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आया हो, पर आज भी जब पीछे मुड़ के देखते हो तो वो यात्रा याद रहती कि नहीं रहती? रहती है ना? उस यात्रा में बहुत सारे अनुभव छुपे हुए हैं। कम से कम जो रूटीन की जिंदगी तुम जी रहे होते हो, हर रोज उठते हो, फ्रेश होते हो, काम करते हो, काम पे निकल जाते हो, लौटते हो, थके हारे मोबाइल चलाते हो, सो जाते हो। अरे इंसानों के रोबोट हो। और अगर रिटायर हो चुके हो कि अब जॉब पर नहीं जाते, फिर तो पूरा दिन करने को कुछ है ही नहीं, बैठे हो पूरा दिन, वही रोबोटिक जिंदगी जी रहे हो। तो यात्राएं करो भाई, यात्राएं बहुत जरूरी हैं। और जब यात्राओं की बात होती है तो बात सिर्फ ये नहीं होती कि ठीक है तुम चले जाओ अमेरिका घूमने चले जाओ या कहीं पहाड़ों में चले जाओ। अरे कहीं चले जाओ, जितनी तुम्हारे बस में होती है उतना कर लो। तुम जिस भी शहर में रहते हो, अलग अलग कोनों में चले जाओ। दिल्ली मुंबई रहते हो, मेट्रो पकड़ो, लोकल पकड़ो, निकल जाओ। हफ्ते में, महीने में एक दिन तो निकलो। अगर शहर के बाहर की नहीं कर पा रहे हो, शहर की यात्राएं तो करो। कौन मना कर रहा है? चले जाओ अकेले और देखो इस दुनिया को। और जब इस दुनिया को देखो तो हीन भावना के साथ मत देखना कि हाय ये कितने बुरे लोग हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये देखो यंगस्टर्स कितने बेशर्म हो गए। और यंगस्टर्स जब घूमने जा रहे होते हैं तो मोबाइल में लगे रहते हैं। काहे भाई, काहे इतना ज्यादा फोन में लगे रहते हो कि बाहर दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है? तो मोबाइल से जरा बाहर निकलो भाई। आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, आप जिंदगी में उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, मोबाइल से बाहर निकलो और इस दुनिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। टाइम है तुम्हारे पास, बेवकूफ मत बनाओ खुद को। टाइम है तुम्हारे पास, पैसे भी हैं, जितने हैं उतने में क्या हो सकता है यूं देख लो। पर जाओ, जिंदगी को अनुभव करो। कहीं अकेले में बैठ जाओ, किसी दरिया किनारे बैठ जाओ, और वहां जाने का भी बजट नहीं है, छत पे जाके बैठ जाओ, किसी पार्क में बैठ जाओ, कुछ गहरी सांसें लो, अपने आप से बात करो, देखो अपने आप को, महसूस होगा ये जीवन। हम ये बात कर रहे थे कि जो भी महान आत्माएं इस धरती पर रही हैं, पढ़ने के अलावा एक और चीज उन सब में कॉमन रही है, और वो रही है यात्राएं करना। तो यात्राएं जरूर करो दोस्त, अच्छा लगेगा। बहरहाल आज हम लाओ त्से के बारे में बात कर रहे थे, और हम ये बात कर रहे थे कि क्या लाओ त्से जो हैं वो ओशो के गुरु हैं? ओशो उनको गुरु मानते हैं क्या? देखो, जहां तक फिजिकल अपीयरेंस की बात है तो ये बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि लाओ त्से जो रहे हैं वो बहुत पुराने रहे हैं, है ना? और ओशो अभी कुछ टाइम पहले के हैं, तो दोनों समकालीन तो नहीं है, तो एक दूसरे से आमना सामना तो इनका नहीं हुआ। पर जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनका ज्ञान, उनके विचार युगों युगों तक ट्रांसफर होते रहते हैं। और इस तरीके से आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हाँ, लाओ त्से जो हैं वो ओशो के गुरु हैं। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं ओशो को कोट करते हुए आपको बताता हूं। ओशो लाओ त्से के साथ अपनी समानताएं काफी सारी गिनाते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं लाओ त्से पर बिल्कुल अलग ढंग से बोलता हूं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध बनाने के लिए एक दूरी की जरूरत होती है। मैं उनसे प्रेम भी नहीं करता,
क्योंकि आप खुद से कैसे प्रेम कर सकते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। ओशो कहते हैं कि जब मैं लाओ त्से पर बोलता हूं तो मैं ऐसे बोलता हूं जैसे मैं खुद से बोल रहा हूं। उनके साथ मेरा अस्तित्व पूरी तरह से एक है। साथ ही साथ ओशो ये भी कहते हैं कि जब मैं लाओ त्से पर बोलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं। मेरा अपना चेहरा उसमें प्रतिबिंबित हो रहा होता है। जब मैं लाओ त्से पर बोलता हूं तो मैं पूरी तरह से उनके साथ होता हूं। पूरी तरह से कहना भी उचित नहीं है। सच यह है कि वही हूं मैं, वे मैं हूं। तो इतने प्रेम के साथ में ओशो जो हैं वो लाओ त्से के बारे में अपनी बात कहते हैं। और इस तरीके से आप उनको चाहे तो ओशो का गुरु कह लो, या फिर यूं कह लो कि उनके विचारों से ओशो काफी ज्यादा प्रभावित हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ओशो की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, फिर उनको जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, एक बात है कि ओशो जितने क्रांतिकारी नहीं हो सकते, और ओशो जितने क्रांतिकारी नहीं हो सकते इसलिए कुछ बातों को बस सुन लेते हैं, सहमत भी हो जाते हैं, पर प्रैक्टिकल करने में झिझक हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दरअसल पॉइंट यह है कि आपको कम से कम पता तो हो कि सही और गलत क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, और आप फॉलो किए जा रहे हैं, तो फिर तो बदलाव होगा इसकी संभावना ही नहीं है ना? जैसे ओशो इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि ईश्वर को मानो मत, ईश्वर को जानो। क्योंकि अगर जानोगे और जान लिया तो फिर जब तुम मानोगे तो संदेह नहीं रहेगा। पर जब बिना जाने तुम बस माने जा रहे हो तो जो जमीन है वो थोड़ी सी कच्ची है दोस्त। इसीलिए जानने पर बड़ा जोर रहता है। करो, जानने की कोशिश करो। ईश्वर तो चलो एक बहुत ही बड़ा विषय है, खुद को तो जानने की कोशिश करो कम से कम। हमारे बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं खुद को जानने की, और उलझ जाते हैं कि मैं आखिरकार हूं कौन, है ना? उलझो मत दोस्त, जब जैसा जो समझ में आ जाए वैसा मानते चलो। एक चीज गांठ बांध लो अपने जीवन में कि आज तुम जैसे हो कल वैसे नहीं रहोगे, और हो सकता है कि जो चीजें तुम अपने बारे में आज सोचते हो कल नहीं सोच रहे होगे। और इसलिए इसमें कुछ ज्यादा अड़ना मत, लड़ना मत कि ये कैसे हो सकता है यार। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? विचार बदलते हैं। ज्ञान जैसे जैसे जीवन में आता है चीजें बदलती चली जाती हैं। ओशो जैसे लाओ त्से के बारे में कहते हैं कि लाओ त्से को अगर समझना है तो बहुत ध्यान से समझो। अगर जीवन बेतुका है तो लाओ त्से बेतुका है। जीवन में बेतुका तर्क है तो लाओ त्से के पास भी वही है। लाओ त्से बस जीवन को प्रतिबिंबित करता है, उसमें कुछ जोड़ता नहीं है, उसमें कुछ चुनता नहीं है। जो भी है बस उसको स्वीकार कर लेता है। समझ रहे हो आप? बहुत ही गहरी बात है, इसको मैं समझा देता हूं। दरअसल होता यह है कि हमारे मन को ना कहानियां बनाने की बड़ी आदत होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें आपका लॉस हो गया। अब लॉस क्या हो गया? हमारे पास क्या डेफिनेशन है लॉस की? लॉस, फाइनेंशियल लॉस की बात कर लेते हैं कि आपका पैसे का नुकसान हो गया, आपके पास से पैसे चले गए, ये लॉस हो गया। और अगर आपके पास पैसे आ गए तो ये आपका फायदा हो गया, है ना? ये हो गई डेफिनेशन। हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस ये है घटना। फायदा नुकसान तो तुमने अपने मन से बना लिया। तो अगर ये फायदा नुकसान में उलझे रहे तो फिर यूं ही चलता रहेगा। और उसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि चीजें बस होती हैं, बस होती हैं। अच्छाई या बुराई तुम अपने मन की कहानियां गढ़ते हो, उसके बाद में होती हैं। तो मत किया करो ऐसे। और अभी सफर का अंत करने से पहले
लाओ त्सो की एक बात मैं तुमको बता देता हूँ। लाओ त्सो से किसी ने पूछा कि नैतिकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो लाओ त्से ने कहा कि तुम अनैतिक हो, इसलिए नैतिकता के बारे में पूछ रहे हो। तो वो बंदा शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर अनैतिकता है। अगर तुम नैतिक होते तो ये विचार ही तुम्हारे मन में नहीं आता। तो नैतिक अनैतिक क्या करना है, स्वाभाविक रहो ना। तुमको जो ठीक लग रहा है, तुम्हारे अंतर आत्मा से जो आवाज आ रही है, तुम वो करते रहो, हो गया। पर अगर तुम उसके विपरीत कुछ कर रहे हो, इफ एंड बट लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, रास्ते ढूंढ रहे हो गए तुम अनैतिक। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि गलत नहीं हो रहे होते, बस अपने गलत को सही कैसे बनाया जाए ये कर रहे होते हैं। यूं समझ लो कि 4 बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट गली में, ठीक है, और बॉल जो थी वो खो गई। एक लड़का वहां से गुजरा और उसको बॉल नजर आ गई और उसने देखा कि सामने 4 लड़के हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब कि बॉल ढूंढ रहे होंगे। पर उस लड़के को वो बॉल चाहिए थी, पर उसको झूठ भी नहीं बोलना था। तो उसने क्या किया, उसने बॉल उठाई और धीरे धीरे बोला, ये बॉल किसी की है तो ले लो वरना मैं ले जाऊंगा। और उसने 3 बार ये बात बोली, ये बॉल किसी की है तो ले लो वरना मैं ले जाऊंगा। अब धीरे धीरे बोल दी, किसी ने नहीं सुना, वो बॉल लेकर के चला गया। अब बताओ क्या वो चोर है? उसने तो पूछा ना कि किसी के है तो बता दो वरना मैं ले जाऊंगा, कोई बोला ही नहीं। तो इस तरीके से इंसान जो है ना, लूप होल्स खोजने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि अपने मन में हम बहुत ही नैतिकतावादी बने रहे कि नहीं नहीं, मैं गलत तो करता ही नहीं हूं, मैं कैसे गलत कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल सही रहता हूं, हक पे रहता हूं। जबकि तुम हक पे नहीं हो रहे होते, तुम बस ये कर रहे होते हो कि कैसे भी करके तुम कुछ तर्क गढ़ लेते हो जिससे कि तुम्हारा काम बन जाए और कोई तुम पर सवाल ना उठा सके। जैसे कि उस लड़के के साथ था, उसने धीरे धीरे 3 बार बोला कि भाई किसी की है तो बता दो वरना मैं ले जाऊंगा बॉल। किसी ने नहीं बोला, वो बॉल ले गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तर्क गढ़ते रहते हैं अपने फेवर के लिए और फिर उसी में उलझ के रह जाते हैं। तुम ऐसा मत करना। तुम अपने स्वभाव को देखना कि तुम स्वाभाविक रूप से कैसे हो और उस स्वभाव को बरकरार रखना। राइट? वैसे हम लाओ त्से के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बता देता हूं, करीब 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शिष्यों से विदा ले ली थी। उन्होंने उनको अलविदा कहा और बोले कि अब मैं पहाड़ों की ओर, हिमालय की ओर जा रहा हूं और मैं वहां पर मृत्यु की तैयारी करूंगा। लोगों के साथ रहना अच्छी बात है, जीते जी संसार में रहना काफी अच्छा है, लेकिन जब कोई मृत्यु के निकट पहुंच रहा हो तो फिर पूर्ण एकांत में चले जाना अच्छा होता है, ताकि आप अपनी पूर्ण पवित्रता और एकाकीपन में संसार से विदा ले सकें। शिष्यों को काफी दुख हुआ था उस टाइम पर वो कर ही क्या सकते थे। कुछ 100 मील तक उन्होंने उनका पीछा किया, पर धीरे धीरे लाओ त्सु उनको वापस जाने के लिए बोलते रहे और फिर वो अकेले सीमा पार कर रहे थे। सीमा पर तैनात कुछ पहरेदार थे, उन्होंने उनको कैद कर लिया। पहरेदार भी एक शिष्य ही था। तो पहरेदार ने कहा कि जब तक आप एक किताब नहीं लिखेंगे मैं आपको सीमा पार नहीं करने दूंगा। मानवता के लिए इतना तो करना ही होगा। और तब लाओ त्सु ने एक किताब लिखी थी, यही वो ऋण है जो तुमको चुकाना होगा, अन्यथा मैं तुमको सीमा पार नहीं करने दूंगा। इस तरीके की डायलॉग बाजी हुई थी उनके शिष्य में और उनके बीच में। 3 दिनों तक लाओ त्सु को उनके शिष्य ने ही रोक कर रखा और तब जाकर किताब लिखी गई। काफी कमाल की किताब है, आप भी अगर पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा। लाओ त्सु ने अपनी किताब में पता है सबसे पहला वाक्य क्या लिखा? जिस ताओ के बारे में बताया जा सकता है वो पूर्ण ताओ नहीं है। ये पहली बात है जो उन्होंने कही। जो कुछ भी कहा जा सकता है वो सच नहीं हो सकता। यह है पुस्तक का परिचय और यह आपको सचेत करता है कि अब शब्द आपके पीछे आएंगे। शब्दों का शिकार मत बनिएगा।
शब्दों में उलझकर कई लोग रह जाते हैं। कहानियां बनाने के चक्कर में कई लोग रह जाते हैं। सोचते रहते हैं कि ये सही है, गलत है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, और इस फेर में फंसे रह जाते हैं। तुम मत फंसना, इससे आगे निकल के देखना, अच्छा लगेगा। चलिए, आज का ये सफर यहीं तक। अभी जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर मैं मिलूंगा। लाओ त्सो के बारे में बहुत कुछ है, आज ज्यादा कुछ बात हो नहीं पाई। एक झलक भर उनके जीवन की मैंने आपको बताई है। उनकी काफी शिक्षाएं हैं जो कि हम अपने जीवन में ला सकते हैं और काफी कुछ अच्छा बदलाव कर सकते हैं। उस बारे में भी हम किसी दिन जरूर बात करेंगे। पर आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ आप कहिए, कुछ हम कहेंगे, और ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। देखने के लिए शुक्रिया।